प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक समुद्री दूरसंचार केबल प्रणाली का किया शुभारंभ। कहा, इसे बंदरगाह संचालित विकास केंद्र के रूप में किया जाएगा विकसित। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, अगले सप्ताह से हट सकती है रजिस्ट्रियों पर लगी पाबंदी। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 2 दिवसीय वेबिनार का हुआ समापन। नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर की गई चर्चा। और देश भर में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों ने पार किया 15 लाख का ऐतिहासिक आंकड़ा। प्रदेश में भी रिकवरी दर बढ़कर हुई 83.54%। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान निकोबार में 2300 किलोमीटर लंबे अंडर सी केबल लिंक का उद्घाटन किया। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर 2018 में पोर्ट ब्लेयर में रखी थी। ये समुद्री केबल लाइन चेन्नई को केंद्र शासित प्रदेश के 8 द्वीपों से जोड़ेगी। इस केबल लाइन को सार्वजनिक क्षेत्र की भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत समुद्र तल पर बिछाया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस परियोजना पर 1224 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसका कार्य 2 साल के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी इस कार्य को तेजी के साथ पूरा किया गया है। समंदर के भीतर करीब 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाने का ये काम समय से पहले पूरा करना ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। मुझे खुशी है कि सारी रुकावटों को किनारे करके इस काम को पूरा किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंडमान निकोबार को बाकी देश और दुनिया से जोड़ने वाला ये ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। बाकी देश और दुनिया से जोड़ने वाला ये ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अब अंडमान निकोबार के लोगों को भी मोबाइल कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट की वही सस्ती और अच्छी सुविधाएं मिल पाएगी जिसके लिए आज पूरी दुनिया में भारत अग्रणी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश अब नदी जलमार्गों का नेटवर्क तैयार कर रहा है जिससे एक बड़े भूभाग को जोड़ा जा सकेगा। आज जब भारत आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन के एक अहम प्लेयर के रूप में खुद को स्थापित करने में जुटा है, तब हमारे वाटरवेज और हमारे पोर्ट्स के नेटवर्क को सशक्त करना बहुत जरूरी है। आज हम नदी जलमार्गों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जो समुद्र के बड़े पोर्ट्स को देश के लैंडलॉक राज्यों से कनेक्ट कर रहा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में रजिस्ट्री पर से बैन हटाने के संबंध में कहा कि यदि नया सॉफ्टवेयर परिस्थितियों के अनुकूल रहा तो अगले सप्ताह से प्रदेश में रजिस्ट्री होनी आरंभ हो जाएंगी। तहसीलदारों पर हुई कार्रवाई के संबंध में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी। नॉलेज में मेरे से भी उनका डेलीगेशन मिलकर गया था। टेक्निकली अगर लैप्सेस हुए हैं और किसी अधिकारी की वजह से हुए तो वो भी मानते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, मगर और किसी की गलती का ये विश्वास दिलाता किसी को भुगतान नहीं करना। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कमिश्नर
गुड़गांव कर रहे हैं और उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही फर्दर एक्शन लिया जाए। हरियाणा कुरुक्षेत्र जिले में नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इससे स्किल डेवलपमेंट और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे युवा पीढ़ी को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के दिशा निर्देशानुसार हरियाणा की शिक्षा नीति में फेरबदल किया जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट को और ख़ास तौर पर टेक्निकल एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, जो अपने आने वाली पीढ़ियों के अंदर कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पैदा करें। प्रदेश की प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अब बहु सेवा केंद्र के तौर पर काम करेंगी। नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा ने इनके अंतरण की योजना शुरू की है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने हरियाणा राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक को 95 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बहुउद्देशीय सेवा केंद्र में परिवर्तित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र भी सौंपा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण समितियां ग्रामीण भंडारण और कोल्ड स्टोरेज चेन इत्यादि परियोजनाओं को स्थापित कर आधुनिक कृषि संरचना का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि गांव के आसपास कृषि आधारित उद्योगों का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और कृषि क्षेत्र में आधारभूत ढांचे व निवेश को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि की कृषि आधारभूत संरचना निधि स्थापित की है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में शोध व CESS के सहयोग से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित 2 दिवसीय वेबिनार का कल समापन हुआ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य प्रोफेसर नागेश ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति युवाओं को उनकी परंपराओं, संस्कृति व मिट्टी से जोड़ने वाली शिक्षा नीति है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है, जो कि इसकी सफलता में मील का पत्थर साबित होगा। प्रोफेसर ठाकुर ने कहा कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण उसके स्वावलंबी, सुरक्षित, विकसित व शक्तिशाली होने के लिए जरूरी है कि उसकी युवा पीढ़ी शिक्षित हो और संस्कृति व परंपराओं से जुड़ी हो। It's difficult and that's why it is a worth doing. आसान बात तो अदरवाइज कोई भी कर लेता है, आसानी से कर लेता है। And another important thing is that please remember that this policy is going to change the personality of an individual, personality of this country in another 10 to 15 years. वेबिनार के समापन सत्र में प्रोफेसर मिलिंद मराठे ने नई शिक्षा नीति को नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण बताया और कहा कि अगले 15 वर्षों में इस नई नीति के सकारात्मक परिणाम आने लगेंगे। उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस नीति को जमीनी स्तर पर उतारने में अपने स्तर पर योगदान दें और वो दिन दूर नहीं जब भारत शिक्षा के हब और सुपर पावर के रूप में अपनी पहचान वैश्विक पटल पर कायम करेगा। स्वावलंबी, सुरक्षित, विकसित तथा शक्तिशाली बन सकता है जब उस राष्ट्र का प्रत्येक जन उस राष्ट्र की मूल संस्कृति, परंपराओं से जुड़ा होता है। यानी कि जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है तभी वह राष्ट्र एक स्वावलंबी और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश का रिकवरी रेट 83.54% तक पहुंच गया है। अब तक प्रदेश में 34,000 से अधिक मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना महामारी से अब तक 483 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 6,371 है। मृत्यु दर घटकर 1.16% हो गई है। कोरोना मामलों के दोगुने होने की दर 28 दिन है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत ने एक उल्लेखनीय मुकाम हासिल किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 15 लाख की ऐतिहासिक ऊंचाई को पार कर चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ आक्रामक तरीके से की जा रही टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट के कारण ही ये आंकड़ा पार करने में सफलता मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि एम्बुलेंस सेवाएं देखभाल के मानक पर ध्यान केंद्रित करने और नॉन इन्वेसिव ऑक्सीजन के उपयोग ने वांछित परिणाम दिए हैं।
बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा है कि बिजली विभाग वर्तमान में मुनाफे में चल रहा है। फतेहाबाद जिले के भट्टू कस्बे में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि पहले लाइन लॉस 30.4 था, अब ये घटकर 17.13 हो गया है। इस समय विभाग 450 करोड़ रुपए मुनाफे में चल रहा है, जो कि प्रदेश के लिए खुशी का विषय है। उन्होंने आगे बताया कि 9,000 किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 4,868 सबमर्सिबल कनेक्शन दे दिए गए हैं। अब 3 स्टार मोटर्स के साथ 420 ट्यूबवेल कनेक्शन भी दिए जाएंगे। ये कार्य आगामी 3 माह में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य भी आरंभ हो चुका है। उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में प्रदेश के 4 जिलों में ये स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। एकदम कटौती आ गई। 1% जब कम होता है ना बिजली का, तो 150 करोड़ रुपया हमारे डिपार्टमेंट की इनकम हो जाती है। तो आप ये समझो कि 1400 कम होने पे एकदम 28,000 हो गया जी। हमारा जब बिजली विभाग पहले 33,000 करोड़ घाटे में था, आज हम 450 करोड़ प्रॉफिट में हैं। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। देश को आज़ाद करवाने में कैथल जिले के स्वतंत्रता सेनानियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कैथल जिले के गांव नरड़ के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सुंदर सिंह ने देश को आज़ाद करवाने के लिए जेल में यातनाएं सही, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी पत्नी चावली देवी ने बताया कि उनके पति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सुंदर सिंह ने अपनी पत्नी से ये प्रण लिया था कि वो अपने बेटे, पोते और आगे आने वाली संतानों को देश सेवा के लिए सेना में भेजेंगे। ये प्रण निभाते हुए उनकी पत्नी ने पुत्र सुरेश और पौत्र सचिन कुमार को सेना में भर्ती करवाया। सुरेश कुमार सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सचिन कुमार सेना में रहते हुए देश सेवा कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र सुरेश ने बताया कि उसने अपने पिता के बताए रास्ते पर चलते हुए सेना में भर्ती होकर देश की सेवा की। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा पूरा परिवार देश सेवा में लगा हुआ है। तेरे कष्टी काट के कुछ खाना दिया नहीं, पीना दिया नहीं, उड़न पहनना दिया नहीं। हाँ, विश्वास था अपना अपने बिगया हो गेले ही बीच को बह गया, बहुत का फिर भी गया लड़ाइया में। पोती मेरा बेटा है, मेरा बेटा पोत में धैर्य, मेरा पोता धैर्य आई वह 5 साल तो घर वालों भूल चुके थे बिल्कुल। जो परिवार था मेरे फादर को बिल्कुल भूल चुका था कि वो तो खत्म हो लिए, अपने देश की आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो गए। लेकिन अचानक आया तो पूरा गांव उनको देखने के लिए आया। उसके बाद उन्होंने मेरे को फौज में भर्ती करवाया देश की सेवा के लिए। मैं अपने 18 साल पूरे करके हवलदार से रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद फिर एक लड़का और हमने तैयार करके देश की सेवा के लिए भेजा। स्वतंत्रता सेनानी के पौत्र अजय और पौत्रवधू ज्योति ने कहा कि हमें गर्व है कि हम स्वतंत्रता सेनानी की संतान हैं। उन्होंने कहा कि परिवार की देश सेवा की परंपरा को निभाते हुए वे अपनी संतान को भी देश सेवा के लिए सेना में भेजेंगे। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सुंदर सिंह का परिवार पूरे गांव और आसपास के इलाके में सैनिकों के परिवार से जाना जाता है। मेरे दादाजी सुभाष चंद्र बोस वाली फौज में थे। आगे मेरे ताऊ भी फौज में ही है। आगे अब मेरा भाई भी फौज में लग गया है। हमारे आने वाली पीढ़ी भी आगे फौज में ही काम करती रहेगी ऐसे ही। मैं बहुत ही गर्व के साथ बोलती हूँ कि मेरे फैमिली का शुरू से ही अपनी देश के प्रति सेवा में पूरा सहयोग रहा है। पहले मेरे स्वर्गीय श्री दादाजी सुंदर फौज में थे, स्वतंत्रता सेनानी। उसके बाद मेरे पापा जी फौज से रिटायर हुए और अभी आगे मेरे देवर जी लगे हुए फौज में आगे। और मेरी आशा है आगे मैं आने वाली अपनी पीढ़ी को भी इसके प्रति प्रेरित करूंगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक समुद्री दूरसंचार केबल प्रणाली का किया शुभारंभ। कहा, इसे बंदरगाह संचालित विकास केंद्र के रूप में किया जाएगा विकसित। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, अगले सप्ताह से हट सकती है रजिस्ट्रियों पर लगी पाबंदी।
हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 2 दिवसीय वेबिनार का हुआ समापन। नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर की गई चर्चा। और देश भर में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों ने पार किया 15 लाख का ऐतिहासिक आंकड़ा। प्रदेश में भी रिकवरी दर बढ़कर हुई 83.54%। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।